बाजार बोलता है। इसमें एफआईएस का डेटा देख लेते हैं एक बार कि कल एफआईएस की स्थिति क्या थी, क्या वो कुछ कर रहे थे मार्केट में। तो अगेन 3790 करोड़ रुपए की सेलिंग, 2934 करोड़ की बाइंग डीआईज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ पर क्या रुझान देखने के लिए मिला। तो कल अमेरिकन मार्केट्स में जब ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ को अभी 1 अप्रैल तक तो कम से कम नहीं लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। वहाँ का जो लीडिंग शेयर है इनवीडिया, उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन्स करीब 350 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। चाइना हैंसेंग अच्छा चल रहे हैं, खासतौर से हैंसेंग करीब 2.25% ऊपर है। निकाई में जरूर थोड़ा सा प्रेशर है 0.25% का, लेकिन कोस्पी अच्छा चल रहा है, करीब 0.5% की बढ़त कोस्पी में देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स, कौन से काउंटर हैं जो इस मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि अभी भी वीकनेस दिखा रहे हैं। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में अगर देखें तो शुरुआत होगी गॉडफ्रे फिलिप्स से, जहां पर 15.5% का उछाल। वक्रांगी करीब 5% ऊपर है, एंड्रस करीब 4.5%, यूबीएल करीब 3% आफ्टर रिजल्ट्स, और एसजी इंफ्रा करीब 3%। तो ये कुछ काउंटर जिनमें की खबरें या न्यूज़ का असर देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही एक बार देख लेते हैं कि कौन से काउंटर हैं जो कि टॉप लूजर्स की लिस्ट में है। तो उन काउंटर्स में देखें तो सेंको गोल्ड यहाँ पर खराब नतीजे, इम्पैक्ट 18% का। कॉनकोड बायो यहाँ पर 14% देखने के लिए मिल रहा है। दीपक नाइट्रेट करीब 13%, कैप्साइट इंफ्रा, ऑर्किड फार्मा, कुछ ये काउंटर हैं जिनके नतीजे थोड़े से वीक आए हैं, जिसका इम्पैक्ट काउंटर्स पर देखने के लिए सीधे तौर पर मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग हुई है, पहले उनके समझौते देख लेते हैं। क्या कुछ समझौते हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच में। अगर हम देखें तो 2030 तक दोनों देश अपना द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने की तैयारी कर रहे हैं। $500 बिलियन का टारगेट इन्होंने सेट किया है। अब इसमें भारत क्या करेगा और अमेरिका क्या करेगा, तो वो भी एक बार जान लेते हैं। अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा भारत, तो ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड भी था कि भारत को अगर इंपोर्ट करने के लिए कुछ बोला जाएगा तो वो शायद डिफेंस इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा होंगे। अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान भी खरीदेगा भारत, तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट होगा जहां पर कि डिफेंस एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे कहीं ना कहीं कि ये कितना वाइबल है इंडिया के लिए डील। क्योंकि F-35 में मेरी मॉर्निंग में एक एनालिस्ट से बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि ये तो इतने अच्छे विमान नहीं हैं और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा एक है पॉइंट जहां पर कि थोड़ा इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं शायद भारत अपने जो ट्रेड डेफिसिट यूएस का है उसको कम करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ये शायद डील की गई है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गठबंधन बना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मार्केट में हो सकता है पॉजिटिव भी रहे, मिडिल ईस्ट, इजराइल, यूरोप और अमेरिका को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर बनाएंगे भारत और अमेरिका। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इस पर पहले भी बात हुई थी, लेकिन अब ये कॉरिडोर बनाया जाएगा तो इसका एक फ़ायदा मिलेगा सभी देशों को जो भी इस बेल्ट में आएंगे। ये इटली भी जाएगा, ये इजराइल भी जाएगा, तो ये सारे जो देश होंगे कनेक्ट होते जाएंगे इस कॉरिडोर से, जिसका फ़ायदा मिलेगा ट्रेड में। साथ ही अगर देखें तो भारत को न्यूक्लियर एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा अमेरिका, तो ये एक और बड़ी चीज़ होगी जहां पर कि अमेरिका का कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडिया में, और उसके बदले में इंडिया जो अपना ट्रेड डेफिसिट है उसको कुछ हद तक कंट्रोल, ट्रेड सरप्लस है जो करीब $36 बिलियन का अमेरिका के साथ, उसको थोड़ा सा हो सकता है कि कट कर दे। साथ ही अगर देखें तो भारत को तेल गैस की सबसे ज़्यादा सप्लाई अमेरिका ही करने वाला है। इसमें ये माना जा रहा है कि LNG की जो सप्लाई है वो अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, और तेल गैस चूँकि जुड़ा है तो तेल की भी सप्लाई अगर होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इन सभी पर बात करते हैं। प्रशांत सर, अगर मैं देखूं, पहले मैं एक एक करके पॉइंट्स लेता हूं। डिफेंस इक्विपमेंट भारत खरीदेगा, इससे इंडियन डिफेंस कंपनीज को खुश होना चाहिए या ये मानना चाहिए कि इंडिया में एक बड़ा सेलर आ रहा है जो कि अपने इक्विपमेंट बेचकर जाएगा तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। ऑब्वियसली इट इज बिट नेगेटिव मेरे हिसाब से। जो ट्रेड डेफिसिट को जो एडजस्ट करने के लिए जो डील मोदी जी ने किया है, वो शायद एक दो कंपनी, जो बड़े कंपनी है जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है, HAL, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। आज आप देखो, आज स्टॉक थोड़ा सा 2 से 3 टका नीचे भी है, तो मुझे लगता है कि दैट इज बिट नेगेटिव फॉर अस। और इंडिया एज ए डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब वाज थिंकिंग कि ये बड़ा एक्सपोर्ट करने का सोच रहे थे आगे जाके, बट जिस तरीके से अभी ये डील हो रही है उसकी लगता है कि एक्सपोर्ट में थोड़ा सा प्रेशर आएगा। सो ऑब्वियसली दैट इज बिट नेगेटिव फॉर द डिफेंस सेक्टर। तो ये सर नेगेटिव मानना चाहिए इंडियन डिफेंस कंपनियों के लिए।
आई थिंक इट इज बिट नेगेटिव, एटलीस्ट सेंटिमेंटल नेगेटिव ही है। ऑब्वियसली ओके। ये जो 5-6 साल के हिसाब से डील है, तो ऑब्वियसली आज दिन के लिए थोड़ा नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो सर एक तो बात हुई है कि ठीक है, डिफेंस में आप थोड़ा अपना आपने अपना स्टांस ढीला कर दिया है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं झुक गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका उसका फ़ायदा उठा रहा है और अमेरिका अपने जो इक्विपमेंट हैं वो बेचेगा। दूसरा जो सर बड़ा चीज़ है वो है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। इसमें लगता है कि कुछ कंपनियों को इम्पैक्ट आने वाला है। आई थिंक यस, दैट इज अ बिग डील। मतलब जैसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया कि ये जो न्यूक्लियर वर्ल्ड जा रहा है आगे जाके, तो उसके लिए जो बेनिफिट यूएस से अगर मिलता है, तो ऑब्वियसली वी विल बी इन द वेरी बेटर बेनिफिटिंग जोन। ओके। तीसरा सर, जो कि हमने देखा कि अमेरिका ने कहा है कि हम तेल गैस की जो सप्लाई है वो ज़्यादा करेंगे और भारत काफ़ी बड़े स्केल पर अमेरिका से इंपोर्ट करने वाला है। इसकी जो कॉस्ट होगी सर, कॉस्ट में इंडिया की तो ज़्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह की अमेरिका की टैक्टिक्स दिख रही है उसके हिसाब से तो इंडिया की बार्गेन पावर थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है यहाँ पर। और तेल गैस आपको जब आपके आसपास के देशों से मिल रहा है, आप अमेरिका से क्यों इंपोर्ट करेंगे? तो ये एक डील थोड़ी सी मार्केट को शायद पसंद नहीं आ रही है। मार्केट अब देखिए 300 पॉइंट डाउन हो चुका है, सेंसेक्स और निफ्टी भी 100 पॉइंट नीचे आ चुका है। सर कैसे देखें इस डील को? आपने सही बताया कि ये थोड़ा सा नेगेटिव डील ही है, बट ये ट्रम्प साहब ने पहले ही बता दिया था कि इंडिया को क्रूड और ये जो गैस है इसमें से थोड़ा सा रशिया से दूर रहना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली इंडिया ने एक स्टैंड रखा था कि जो भी बेटर डील देगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। बट टाइम बिंग जो कल के अपडेट से उसके हिसाब से लग रहा है कि अगले थोड़े साल के लिए वी विल हैव मोर इम्पोर्ट्स फ्रॉम द यूएस रिजर्व्स। तो मुझे लगता है कि बट ऑब्वियसली आई विल गो न्यूट्रल, ज्यादा नेगेटिव में मानता नहीं हूँ इसको, बिकॉज कमोडिटी इज ड्रिवन बाय द ग्लोबल प्राइसेस। तो मुझे लगता है कि थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे प्रीमियम रहेगा तो वी कैन एडजस्ट इट, बिकॉज वी विल नॉट बी बाइंग 100% फ्रॉम यूएस, वी विल बी एटलीस्ट बाइंग 30-40% मेजोरिटी फ्रॉम द यूएस। सो बाकी का जो कंट्रीज है वहां से शायद अपने को प्राइस एडजस्टमेंट में बेनिफिट मिल सकता है। तो ओवरऑल आई एम न्यूट्रल ऑन दिस। ठीक है। तो सर तो न्यूट्रल है यहाँ पर एनर्जी सेक्टर पर, लेकिन सर अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल जिस तरह की कल आपको अगर आपने कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह देखी हो या कुछ जो भी देखा हो कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मिले, क्या वही जोश जुनून था जो पहले मिलते थे? वही जितनी दोस्ती के दावे करते हैं ये दोनों? पुराने वीडियोस पे और ये वीडियोस पे कंपेयर करता हूं तो थोड़ा सा शायद ट्रम्प साहब स्ट्रांग थे और मोदी साहब थोड़े से मतलब न्यूट्रल और वीक ही लग रहे थे विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्कशंस। बट जिस तरीके से पहली बार मिले थे और जब वो इंडिया आए थे, ट्रम्प साहब जिस तरीके से वेलकम किया था, जो गेस्चर था, वो गेस्चर में लाइक थोड़ा सा लाइट वे में लग रहा है कि कल के वीडियोस में दिख रहा है। बट दैट इज बिकॉज अगेन ऑब्वियसली ही इज इन द स्ट्रांग पोजीशन, अभी अभी चेयर लिए हैं यूएस प्रेसिडेंट में। So obviously he doesn't want to show कि I am मतलब very much close to India again, because lot of other countries will start commenting more on that. So I think मोदी जी थोड़े से शांति थे and he knows कि जो तारीफ कर करके ही मिस्टर ट्रम्प को थोड़ा सा संभाल सकते हैं। बिल्कुल सर, संभाल तो सकते हैं, लेकिन देखिए ये चीज़ अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो सर हमने 3 जगह पर कंप्रोमाइज़ किया है। एक न्यूक्लियर एनर्जी पर, दूसरा हमने पेट्रोल डीजल पर किया है और तीसरा हमने डिफेंस इक्विपमेंट पर किया है। इससे हम अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को शायद थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर कर आए होंगे कि हम आपके साथ ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस जो हमारी साइड से और उनका ट्रेड डेफिसिट है उसको कुछ हद तक कॉम्पनसेट कर देंगे। तो आप जो रेसिप्रोकल टैक्स लगाने वाले हैं या टैरिफ लगाने वाले हैं उस पर आप हमें रियायत दे देना, हमारी तरफ से हमने जो करना था कर दिया है। और कल एलन मस्क के साथ भी प्रधानमंत्री जी की भी मीटिंग हुई, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कुछ एक खबरें जो कि कल पूरे रात, मतलब ये एक पूरी रात का एक ड्रामा कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं कि एक काम चल रहा था, बड़ी तेजी से खबरें आ रही थी, सारी खबरों को एनालिसिस करना बहुत टफ हो रहा था। मैं कुछ एक खबरों बताता हूं जो कि रात को काफ़ी तेजी से सर्कुलेट हो रही थी। ट्रंप की टीम ने रेसिप्रोकल टैरिफ कैलकुलेट करेगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने उनको आदेश दिया
और उनको रेसिप्रोकल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कि किस कंट्री पर कितना टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि वो हमसे कितना चार्ज कर रहे हैं और किस किस सेक्टर में ज़्यादा हमें टैक्स लगाना है, कितना हमें अमेरिका की इकोनॉमी या इंडस्ट्री को देखते हुए टैक्स लगाना है, उस हिसाब से वो एक रिपोर्ट बना रहे हैं और वो 1 अप्रैल तक बन जाएगी। तो अमेरिकन जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि हम तो 1 अप्रैल को रिपोर्ट सौंप देंगे डोनाल्ड ट्रंप को, उसके बाद उनको देखना है कि 2 अप्रैल से उनको करना क्या है। साथ ही दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की बात है, तो टैरिफ टल गया है, हटा नहीं है। अब बात यह भी है कि टैरिफ एक बार्गेन पावर के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप यूज़ कर रहे हैं अभी तक। ऑटो पार्ट्स पर अमेरिका जल्दी टैरिफ लगा सकता है, दवाओं के इंपोर्ट पर जल्दी टैरिफ लगा सकता है, तो ये कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कल जब प्रधानमंत्री मोदी जी व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स और डोनाल्ड ट्रंप की कुछ न कुछ स्टेटमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वो कह रहे थे कि भारत अमेरिका पर ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है, भारत के कई दोस्त ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे दुश्मन करते हैं और टैरिफ लगाते हैं अमेरिका पर, तो जो जितना टैरिफ लगा रहा है हम उस पर उतना ही टैरिफ लगा देंगे। यूरोप ने भी अमेरिकन गुड्स पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ इंडिया को बख्शा, उन्होंने यूरोप को भी इस बात में लपेट दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश अगर ये सोच रहे हैं कि वो डॉलर को साइडलाइन कर देंगे तो वो ऐसी गलती ना करें, नहीं तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो ब्रिक्स देशों में तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये कुछ एक देश है जो कि यहाँ पर आते हैं। तो इसमें एक बड़ा डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां पूरी तरह से फुल चल रही हैं। सर प्रशांत सर, अगर मैं इन सारी स्टेटमेंट्स को देखूं कल जो रात आई थी, पहले तो कि ये 1 अप्रैल वाली जो बात कि 1 अप्रैल को वो रिपोर्ट देंगे, तो इसका मतलब तो ये कि मार्केट तो अभी साइडवेज ही रहेगा या मार्केट डरा हुआ ही रहेगा या ये धमकियों वाला ही मार्केट रहेगा अभी तो कुछ महीने, ऐसा मान लिया जाए? यस सर, राइटली सेड कि जिस तरीके से अभी जो 1 तारीख का जो नया डेडलाइन आया हुआ है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो ये एक कंसर्न ही रहेगा। मार्केट ने पूरा सोचा था कि चलो आज मोदी जी मिल रहे हैं, कल तक कुछ ना कुछ तो टैरिफ के ऊपर फाइनल अनाउंसमेंट आ जाएगा, कुछ बड़े प्रेस मीटिंग्स होंगे और इससे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे जो भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव एक बार पूरा डिस्काउंट कर देगा। अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव तो साइडलाइन हो चुका है, अभी फिर से एक नया कंसर्न आ चुका है कि फरवरी 15 से 14 से लेके फिर अप्रैल 1 तक मार्केट को इसको फिर से झेलना पड़ेगा कि नए नए अनाउंसमेंट्स, नए नए ट्वीट्स जो टर्म्स अप करेंगे, तो इट्स ओवरऑल वोलेटाइल एंड नेगेटिव फॉर द ओवरऑल मार्केट्स। सर ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ जल्दी लगा सकते हैं और इंपोर्टेड ड्रग्स पर, यानी कि इंपोर्टेड जो दवाइयां हैं उन पर भी टैरिफ लगेगा। ये कितना पॉजिटिव या नेगेटिव होगा इंडियन कंपनीज के लिए जो कि अमेरिका में डील करती हैं, लाइक मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, MM फोर्जिंग्स, इन कंपनियों का माल काफ़ी जाता है, ये ऑटो पार्ट्स की कंपनियां। और फार्मा में तो हमारी ज़्यादातर जो बिग फार्मा कंपनीज हैं, ल्यूपिन, सर फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन, इन सभी का प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अमेरिका में जाते हैं। इन कंपनीज पर क्या असर होगा सर? ऑब्वियसली यस, फार्मा एज ए सेक्टर अभी भी कंसर्न में ही है, जिस तरीके से ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द इंडियन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग गोज टू यूएस ओनली। तो बट मुझे एक अलग सा स्टडी किया था मैंने 2-3 दिन पहले, जहाँ पे ट्रम्प साहब ऐसे मिस्टेक्स नहीं करेंगे, बिकॉज मेडिकल इज ए डे एंड डे आउट प्रोडक्ट्स। तो वहां पे अगर उनके पब्लिक के लिए अगर कॉस्ट ज्यादा बना के अगर कोई मेडिकल प्रोडक्ट सर्विस देना चालू करेंगे तो इट विल बी ह्यूज इन्फ्लेशनरी प्रेशर फॉर देयर ओन इकोनॉमी। तो फार्मा विल बी लिटिल बिट, मतलब जो पुराने टैक्सेस हैं वही चलेंगे, नया कुछ बड़ा टैक्स नहीं आएगा, ये मेरा अजम्पशन है। सो व्हाट, फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा सेक्टर थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव चल रहा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये ऑटो सेक्टर पे बात किया था, मुझे लगता है वो तो एक होने वाला ही है। जिस तरीके से उन्होंने हार्डी डेविडसन के ऊपर बताया कि ऑब्वियसली दे आर चार्जिंग, इंडिया इज चार्जिंग 100% फॉर इंपोर्ट। सो सच काइंड ऑफ कोई फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स अगर एक्सपोर्ट होंगे यूएस के लिए, देन वो कंसर्न रहेगा। बट अपना इंडिया में से शायद फुल्ली मेड व्हीकल्स शायद यूएस में एक्सपोर्ट होते नहीं है। बट नेगेटिव फॉर ऑटो एंसिलरी बिजनेसेस, ऑब्वियसली लॉट ऑफ बिजनेसेस गोज टू यूएस विद रिस्पेक्ट टू ऑल द ग्लोबल बिग जायंट ब्रांड्स मैन्युफैक्चरिंग यूएस। तो ऑटो एंसिलरीज के लिए नेगेटिव है, बट ऑटो कंपनीज लाइक टाटा, महिंद्रा, वो सब चीज के लिए मुझे ज्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा है। आई थिंक इट्स ए वेरी न्यूट्रल इफेक्ट। बट जिस तरीके से बड़े बड़े व्हीकल्स के ब्रांड अगर इंडिया में आना है, तो वहां पे अगर उनको टैरिफ्स के ऊपर अगर डील करना है, तो वहां पे थोड़ा सा इंडिया को बेनिफिट देना पड़ेगा यूएस ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए, जैसे हार्ली डेविडसन। बिल्कुल सर, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, रेट कट हो गया, सब कुछ हो गया, अब कोई ट्रिगर तो है नहीं, अर्निंग्स भी ख़त्म हो गई। 14 फरवरी आज जो कंपनीज के मेजरली रिजल्ट्स आने वो आ जाएंगे, उसके बाद अर्निंग सीजन भी ओवर हो जाएगा। क्या फ्यूल मिला इस मार्केट को पिछले 1.5 महीने में? हम सभी लोग
दुनिया बात कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा। ये फ़ायदा है सर जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं? देखो, फायदा तो शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हमने झेला हुआ है लास्ट एक बार 2017 से लेके 2021 तक, जहां पे वर्ल्ड हैज सीन हाउ ट्रम्प बिहेव्स। तो मुझे लगता है कि वो एक डर ये बार भी था ही है, तो उस हिसाब से हमने ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठ चुके हैं कि ये जो जो अनाउंसमेंट लाएंगे, बिकॉज ही इज ए बिजनेसमैन। मुझे लगता है कि बिजनेसमैन के हिसाब से गिव एंड टेक पॉलिसीज जो है, आप मुझे अच्छा बेनिफिट दोगे तो मैं भी आपको बेनिफिट दूंगा। तो ये चीजें शायद अगले 6 महीने के लिए ये कंसर्न पूरे वर्ल्ड को रहेगा। इंडिया थोड़ा सा बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा बिकॉज वी हैव अ गुड रिलेशन विद मिस्टर ट्रम्प अर्लियर इन दी लास्ट टर्म। तो मुझे लगता है कि इंडिया कैन बी न्यूट्रल टू पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव हिसाब से मैं देख रहा हूँ, बट बाकी वर्ल्ड के लिए ही विल एक्ट लॉट ऑफ नेगेटिविटी। सर ये ब्रिक्स देशों पर जो धमकी दे रहे हैं कि 100% टैरिफ लगा दूंगा, ब्रिक्स देश तो कुछ आई डोंट थिंक कि वो प्लान कर भी रहे थे तो अब करेंगे नहीं कि कोई डॉलर के अगेंस्ट में कोई करेंसी उतारना है। 100% टैरिफ तो कोई भी नहीं झेलने वाला है। आपको लगता है ये धमकी मार्केट को सीरियसली लेनी चाहिए? ऑब्वियसली ब्रिक्स को सीरियसली लेना चाहिए, नॉट फॉर इंडिया। जो बाकी के जो 4 कंट्रीज थे उनको सीरियस लेना चाहिए बिकॉज इट्स ए नेगोशिएटिंग टूल। ऑब्वियसली ही विल डील बिग, बट मुझे लगता नहीं है यूएस के लिए ब्रिक्स वुड बी नो सप्लाइंग लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन इंडिया। इंडिया इज ए मेजर अलाइन एंड सप्लायर फॉर यूएस मार्केट। तो ओवरऑल धमकी है बिकॉज उन्होंने अपना खुद का करेंसी बनाने की कोशिश की थी, बट डे वन पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया था, ब्रिक्स के लिए धमकी दे चुके थे कि यू विल फेस लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम माई साइड। और they have a concern right now. I think they will come down to their own levels and work with US. सर इसमें अगर देखें तो ठीक है, मैं आपने बोला कि इंडिया एक बड़ा पार्टनर है, लेकिन सर चाइना भी बड़ा पार्टनर है सर अमेरिका के साथ। चाइना तो ऑलरेडी मतलब लास्ट टर्म आप देखो चाइना के अगेंस्ट कितना मतलब नेगेटिविटी वो झेलता है हमेशा ट्रम्प। तो मुझे लगता है कि चाइना पे हमेशा प्रेशर रहेगा ही उसको, बट ही विल हैव ए गुड डील विद बिटवीन देम। ठीक है, मतलब चाइना पर तो प्रेशर रहेगा ही। चाइना तो अगले 4 साल सर मतलब यही ट्रम्प को ही सुलझाते रहेंगे, वो अपने देश को भी देखेंगे कि मतलब हमें देश में क्या करना है। कि ट्रम्प ने वहाँ से कुछ मतलब आपने फिजिकल वॉर बंद कर दी, आपने दूसरे इकोनॉमिक वॉर शुरू कर दिए, तो दोनों सरकारों में अंतर क्या रह गया? आदमी अगर बम से नहीं मर रहा तो फाइनेंशियली मर रहा है, बात तो वही हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन में क्या अंतर रह गया? वो बाइडेन को बोलते थे अभी तक, तो उन्होंने तो कोई ऐसा अच्छा काम वर्ल्ड के लिए तो ऐसा नहीं किया कि ठीक है आप युद्ध रुकवा रहे हो, आप ऐसा युद्ध शुरू कर रहे हो जो कि इट्स लाइक ए मतलब सिंबॉलिक टू वर्ल्ड वॉर की आप हर देश पर तो टैरिफ लगा रहे हो। आगे बढ़ते हैं सर, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो सर मीटिंग में कल कुछ पॉजिटिव भी थी। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, भारत में मस्क व्यापार करने के इच्छुक हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे। उन्होंने मीटिंग देखी उन दोनों की, मैं उनको कुछ इंटेक्स मिले और बोले कि मस्क तो व्यापार करना चाहते हैं लेकिन भारत ने टैक्स ज़्यादा लगाए हुए हैं। दैट मीन्स कि जो टेस्ला की एंट्री है उसके लिए इंडिया को रास्ते खोलने होंगे। सर अगर ये रास्ते खोलने होंगे, इसमें इंडियन कंपनीज का क्या फ़ायदा या नुकसान होगा? जो ऑटो कंपनीज हैं लाइक टाटा मोटर्स है जो कि टेस्ला के कंपैरिजन में अच्छी गाड़ियां बनाती है, और अगर हम देखें तो हुंडई भी इस तरह की कई कुछ गाड़ियां प्लान कर रही थी, मारुति भी अच्छे सेगमेंट में अब प्रीमियम सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अल्टीमेटली एक कॉम्पिटिटर आ जाएगा या वो अपनी जगह खुद बनाएगा और वो देखेगा अपना व्यापार कैसे करना है? सर ओवरऑल मुझे लगता है कि अलग सा सेगमेंट ही बन जाएगा टेस्ला के लिए, बिकॉज टेस्ला के जो व्हीकल्स है जो बिना ड्राइवर के चलते हैं, उसमें से अगर कंपेयर करते तो इंडिया में कोई ऐसा व्हीकल है या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लान भी नहीं कर रहा है। सो ऑब्वियसली उनका कैटेगरी अलग हो जाएगा, उनका सेगमेंट ही अलग हो जाएगा। सेंटिमेंट इम्पैक्ट तो है ही है, बट आई थिंक इट विल नॉट इम्पैक्ट बिग बिजनेस बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री आई थिंक। सो उनके जो नो व्हीकल जो सेल होंगे उसके जो कैटेगरी ऑफ पीपल है जो लेंगे वो तो आई थिंक वेरी वेरी यूनिक रहेंगे और बहुत अलग से रहेंगे, तो बिग डील तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ और, मस्क ने अपने बच्चों को भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलाया। ये ऐसा पहली बार हुआ कि वो अपने तीनों बच्चों को लेकर आए और प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलवा रहे थे। ऐसा कभी उन्होंने किसी के साथ मीटिंग में नहीं किया। ये अमेरिका इस राजनीति पर चल रहा है क्या कि हम फैमिली रिलेशन भी दिखाएं और हम प्रोफेशनली उनको तोड़ें भी? ये किस तरह की राजनीति चल रही है सर? इसका अल्टीमेटली नुकसान होगा या फायदा होगा भारत को? एलन मस्क 3 बच्चों को लेकर आए हैं और मोदी जी से मिलवा रहे हैं, इसका क्या मीनिंग निकाला जाए कि मतलब क्या एलन मस्क चाह क्या रहे हैं?
मुझे लगता है मिस्टर मोदी इज ए ग्लोबल लीडर। मुझे लगता है कि एवरी वन वुड लाइक टू हैव एटलीस्ट वन मीटिंग विथ हिम। तो मुझे लगता है कि एलन मस्क का वही एक ही रीजन रहेगा, उसके बच्चों पे लेके आया हुआ है वहां पे मिलने के लिए, बिकॉज इट्स वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक चीज ही है। बाकी आई डोंट थिंक एनी फैमिली का जो इम्पैक्ट रहेगा वो चीज। बट मोदी जी ऑल्सो wanted to meet the whole family of the president as well as Elon Musk. So I think that was the only reason. Other than I would not understand. बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस समय विजुअल्स में कि एलन मस्क और मोदी जी हंस रहे हैं। इतनी खुशी या इतनी जो एक रिश्तों में स्वीटनेस होती है वो इनफैक्ट इस बार डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की में नहीं दिखी जितनी कि एलन मस्क और मोदी जी की वीडियोस में दिख रही है। एंड इट्स गुड साइन फॉर इंडिया एज वेल कि अगर जो ट्रंप के जो प्रशासन में जो लोग हैं वो अगर मोदी जी के साथ हंस बोल रहे हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अपना बार्गेन टूल के तौर पर अपने को थोड़ा टफ दिखाया इस बार, उतना स्वीटली जेस्चर नहीं उनके आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी टीम है वो पूरी तरह से मोदी जी के साथ अच्छे से मिल रही है। क्योंकि उनके उपराष्ट्रपति की भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी अपने बेटे का जन्मदिन था उस समय और मोदी जी से मिलवाया। और उसके बाद अब एलन मस्क अपने तीनों बच्चों को लेकर आए और मोदी जी से मिलने। देखिए आप जेस्चर देख सकते हैं दोनों के, एक गिफ्ट भी शायद या मोमेंटो कुछ दिया है इन्होंने प्रधानमंत्री जी को। तो ये कहीं ना कहीं संबंध तो वो नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन हाँ वो संबंध बनाकर और इंडिया से एक कुछ फायदा जरूर लेना चाहते हैं, ये समझ जरूर आ रहा है। प्रशांत सर, ये फायदा देखिए, एलन मस्क इतने बड़े शख्स हैं आज कि वो फायदा छोटे मोटे फायदे के लिए तो आएंगे नहीं इंडिया में, उनको फायदा चाहिए सर बड़ा, और फायदा बड़ा चाहिए तो बड़े फायदे के लिए उन्हें कुछ बड़ा निवेश और बड़ा कुछ वो इंडिया के साथ डील करना चाहेंगे। और वो जो बड़ी डील होगी उसका जाहिर सी बात है कुछ इंडियन प्लेयर्स को तो नुकसान लगेगा। सर वो कौन से हो सकते हैं? आई थिंक टेलीकॉम इंडस्ट्री पे ज्यादा असर हो सकता है। आई थिंक स्टारलिंक जो है उनको सैटेलाइट बेस्ड टेलीकॉम सेक्टर, तो वो एक चीजें हो सकती है जहाँ पे बिग डील, बिकॉज इंडिया इज अ बिग मार्केट इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन एंड द नेटवर्किंग। मुझे लगता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में थोड़ा प्रेशर आ सकता है, बट अगेन इट विल बी ए वेरी हाई कॉस्ट इफेक्टिव सेगमेंट। वहाँ पे शायद कॉमन मैन के लिए शायद सैटेलाइट फोन्स का जो नेटवर्क है वो शायद इमीडिएटली असर ना पड़े, बट बिजनेस इज बिग, दैट कैन बी वन। अगेन जो इसरो का एक जो उनका इच्छा है कि मुझे इसरो में भी जैसे कुछ न्यूक्लियर बेस को बनाना है इंडिया में, तो वहां पे भी शायद एलन मस्क थोड़ा सा अपना बिजनेस वाइज देख सकते हैं। बट ऑटोमोबाइल तो है ही है, सो आई थिंक इट विल बी अ बिग बिजनेस डील फॉर एलन मस्क विद इंडिया। सो ऑब्वियसली मोदी जी को उनको बेस्ट रिलेशंस रखना ही है। आगे बढ़ते हैं सर, एलन मस्क की भी बात हो गई, लेकिन एक चीज जो कि डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं वो एक्सपेक्टेड भी था आई थिंक, अमेरिका डिफेंस बजट घटाने जा रहा है अपना, और कल वहाँ पर डिफेंस शेयर ही गिर गए। और वो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई लड़ाई झगड़े की क्या ज़रूरत है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है तो डिफेंस पर खर्च क्यों करना है, तो ज़्यादा हथियारों पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना, हम अपनी स्पेंडिंग कम कर लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखो ऐसा है कि हम रशिया और चाइना से भी बात करना चाहेंगे कि भाई आप भी अपनी डिफेंस स्पेंडिंग कम कर दो, लड़ाई झगड़ा क्यों करना है, और इस ये जो वॉर वाली सिचुएशन है इनको ख़त्म करते हैं और न्यूक्लियर हथियार भी घटा देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आप इंडिया के साथ तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए करार कर रहे हो, डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहे हो, दूसरी तरफ आप दूसरे देशों को बोल रहे हो कि भाई लड़ाई झगड़े में कुछ है नहीं, आप अपने हथियार कम बनाओ, स्पेंडिंग कम करो। तो इससे सर क्या इम्पैक्ट होगा? मतलब ये तो एक ऐसा हो गया कि अगर दुनिया में शांति हो गई या टेंशनबाजी ही खत्म हो गई ऑन वॉर फ्रंट, तो फिर डिफेंस पर तो स्पेंडिंग इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि हम ही क्यों ज्यादा करेंगे फिर। ऑब्वियसली यस, जिस तरीके से लास्ट 10 साल में इंडिया ने डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए हुए हैं, वो देखते हुए तो मुझे लगता है कि ये बड़ा नेगेटिव ही रहेगा। बट इंडिया के लिए अभी भी बहुत छोटा ही है डिफेंस का चीजें। बट जैसे कि उन्होंने कमेंट किया था कि यूरोप और चाइना के लिए भी वो डिस्कस करेंगे, तो ओवरऑल ही वुड लाइक टू ब्रिंग फाइनेंशियल बिजनेस वॉर रादर देन रियल वॉर। सो दैट इज हिज इंटेंशन। तो वहां पे वो बिजनेस के हिसाब से ही सोच रहे हैं, ना कि ये जो वॉर करके बहुत कंट्रीज में जो इकोनॉमिकली नुकसान होता है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, दैट काइंड ऑफ वॉर वो खत्म करना चाहते हैं। ठीक है सर, इस समय आपको क्या लगता है कि सबसे सेफ सेक्टर कौन सा है
जहां पर लोगों को जो नुकसान हो रहे हैं कि यहाँ पर चलिए ठीक है, टैरिफ चल रहा है, कहाँ पर रेट कट हो रहा है, वहाँ पर कहीं पर इनकम टैक्स की कंजम्पशन का बूस्ट मिला था, वो एक दिन भी नहीं चला। मतलब एक ऐसा बूस्ट था, HUL 2600 रुपये गया, 2200 की रेंज में आ गया, ITC चला वो नीचे आ गया, इंडियन होटल चला वो नीचे आ गया। तो जो लोग किसी स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उनको उस स्टोरी पर भी नुकसान हो रहा है। रेट कट हो रहा है तो बैंकिंग शेयरों में नुकसान हो रहा है, कंजम्पशन बूस्ट मिला तो कंजम्पशन शेयरों में नुकसान हो रहा है, डिफेंस पर अभी तक भारत खर्च कर रहा था, डिफेंस शेयरों में नुकसान हो रहा है, रेलवे पर लोगों ने पैसा लगाया, रेलवे में नुकसान हो रहा है। तो सर कौन सी पॉकेट बची, कौन सी है जहां पर कि आपको लगता है कि यहाँ पर सेफ मिल जाएगा, कुछ सेफ्टी मिल जाएगी? आई थिंक जो बिजनेस ओनली इंडिया के ऊपर फोकस कर रहा है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में सेल अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट्स मेजरली ड्रिवन बाय डोमेस्टिक स्टील कंजम्पशन, सेल लुक्स गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एफएमसीजी में फोकस कर सकते हो, जिस तरीके से आज आईटीसी, HUL, ये दोनों स्टॉक्स थोड़े से आई थिंक बेस्ट कंट्रीब्यूटर टू निफ्टी है आज। तो ऑलमोस्ट वो दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि स्टोरी जो इन एंड अराउंड डोमेस्टिक ही रहेगा, ज्यादा उसको यूएस से या टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, वो स्टॉक ज्यादा मुझे लगता है कि फोकस करते हैं। जी सर, एक और बड़ी खबर, अदानी ग्रुप में एक बार फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अदानी शेयर्स में फिर एक प्रेशर आ गया। मेरी आज विनीत सर से भी बात हो रही थी मॉर्निंग में, तो क्योंकि विनीत सर अदानी स्टॉक्स को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो उन्होंने बताया कि अब लंदन में एक कोई रिसर्च कंपनी खुल गई है जिसकी वजह से अब वो अदानी के खिलाफ बात कर रही है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो आप उनके प्रशासन से डर के छोड़ के भागकर आप लंदन आ गए, या तो वही टीम उसी टीम के कुछ लोग होंगे, या किसी ने ये सोचा कि दूसरी रिसर्च कंपनियों ने कि भाई अदानी एक सॉफ्ट टारगेट है, इनको पकड़ लो, यहाँ से पैसा अच्छा बन जाएगा, आप कुछ भी रिपोर्ट बनाओ और डाल दो सिस्टम में। तो ये कितना वाइबल है सर? कितने अदानी ग्रुप कब तक पनिश होंगे? और क्या अदानी ग्रुप अगर पनिश हो रहे हैं, दैट मीन्स कि या तो उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है शेयरों की, और अगर है तो फिर वो निकल कर क्यों नहीं आ रही हो, दिख क्यों नहीं रही है? देखो, बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी ग्रुप है। मुझे लगता है कि ये अभी जो दो बार हमने जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं अदानी ग्रुप के ऊपर, हिडनबर्ग के जो केसेस हैं, और प्लस यूएस के जो केसेस आए थे, मुझे लगता है कि वो हैबिचुअल हो चुका है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी दोनों टाइम इंडियन कंपनीज जैसे अदानी वेरी क्लियरली बाहर आ चुका है विद नो एलिगेशंस एंड ऑल। तो इंडियन मार्केट्स नोज कि ऐसे कैसे ऐसे आते रहेंगे, और कोई इशू नहीं है उतनी बड़ी, बिकॉज अभी तक उतना कुछ प्रूव हुआ भी नहीं है। एंड ऑब्वियसली बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, एंड वी नो कि अगर कोई कंपनी बहुत छोटी से अगर बड़ी होती है तो दे विल हैव लॉट ऑफ गिव एंड टेक्स, एंड देन ओनली दे कैन बिकम बिग। तो इतनी बड़ी कंपनी को रिसर्च करके कहीं ना कहीं छोटे छोटे मिस्टेक्स को अगर हाईलाइट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो इट्स वेरी नेगेटिव अप्रोच, ऑब्वियसली दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड। बट इंडियन मार्केट्स में मुझे लगता है कि अभी भी वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, दो बार भी जो बड़े बड़े दो चीजें से हमने गुजर चुके हैं, तो नथिंग बिग, आई डोंट सी दैट बिग इम्पैक्ट इन अदानी ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार प्रशांत भाई। वेरी गुड मॉर्निंग। अंशुल जी ये क्या हो गया? आप मतलब आपकी प्रेडिक्शन मैं चाहता नहीं था कि सच हो, और लोग भी नहीं चाह रहे थे कि सच हो, लेकिन हो रही हैं। आप हमेशा मतलब ये बोलते थे कि यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर लो, ये भी बुक कर लो। अब आप ही बता दीजिए सर कि अब क्या करना है। सर करना एक ही काम है, जब आग बरस रही हो तो धीरे से घर में छुप के बैठ जाना चाहिए। तो मिड कैप स्मॉल कैप से तो इस समय जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर है। अभी बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो खाली उसने मारा है, अभी खून के आंसू रुलाए नहीं है। अभी मिड कैप स्मॉल कैप में मतलब जो जिसको हम कहते हैं ना एकदम कॉन्फिडेंस खत्म कर देना, वो वाली गिरावट आई भी नहीं है। 2 दिन पुल बैक आया। आज देखिए मैंने बार बार बोला था, अगर पुल बैक आया तो निफ्टी बैंक निफ्टी लाएगा, और अगर बाजार में विलन बना तो मिड कैप बनेगा। आज देखिए कल मिड कैप स्मॉल कैप ने रिजेक्शन दिया, जो लेवल हमने डिस्कस किया था 51,529, हाई बना 51,556। वहां से कल जब हाई बना वहां से अभी तक हम आ गए हैं 49,600, मतलब 1000 पॉइंट। कल लास्ट आवर में आखिरी आधा 1 घंटे में, आधा घंटे 1 घंटे में
और आज मॉर्निंग सेशन का भी 1.5 घंटा भी 1.5 घंटा करीब 2 घंटा निकला है, 1000 पॉइंट सिनेक्स मिड कैप टूट गया है। और टारगेट हम डिस्कस करते आ रहे हैं अभी 47,200 के, जो अभी भी 2500 पॉइंट नीचे है। तो ये 2500 पॉइंट में ना मिड कैप स्मॉल कैप की अभी तो कमर टूटी है, इसके बाद तो वो बिस्तर पकड़ लेंगे। तो अभी मिड कैप स्मॉल कैप से एकदम दूर रहना है। लार्ज कैप्स में जरूर मैं इतनी फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे एक थोड़ा सा बैंक निफ्टी में हम गलत साबित हुए। हमको नहीं लग रहा था कि 49,250 टूटेगा, और वो टूट चुका है। तो अब 48,800 एक मेजर सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो बाजार फिर डाउन ट्रेंड में निकल जाएगा। फिर थोड़े से और नीचे जो स्विंग लो बने थे 27 जनवरी के, निफ्टी पे टेस्ट हो चुके हैं, बैंक निफ्टी पे नहीं हुए थे, तो हम मान रहे थे कि हायर लो बना है और बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। बट वो फिर थियरी खत्म होने लगेगी, उस पर डेंट तो ऑलरेडी आ गया है। लेकिन 48,800 के नीचे क्लोज करने पे वो जो बुलिश थियरी थी हमारी, जो बुलिश स्टांस हम मेंटेन कर रहे थे, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं वापस से ऐड कर दूं, हम शॉर्ट अगर कर भी रहे हैं, जैसे आज मॉर्निंग में हमने शॉर्ट किया था, जब पहले दो आप 15 मिनट की चार्ट अगर देखेंगे तो 10 बजे और 10:15 दोनों पे शूटिंग स्टार बना था बैंक निफ्टी पे, वी वैप रिजेक्ट करते हुए। तो हमने वहां से शॉर्ट और सेल दिया था अपने क्लाइंट्स को कि थोड़ा सा नीचे में मिल जाएगा मार्केट। ठीक है, वहां से नीचे आ गया तो हम शॉर्ट्स प्ले भी कर रहे हैं ना, तो छोटे छोटे 200-250 पॉइंट के इंट्राडे शॉर्ट्स और क्विक शॉर्ट्स छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा शॉर्ट इस समय मतलब रिस्क रिवॉर्ड से वायबल नहीं लग रहा है। इस समय तो वो स्थिति है कि सब चीज गिर रही है, तो आप अगर है आपके पास तो बेच के एक बार साइड बैठ जाइए, अपनी जितना पैसा बच रहा है उसको बचा के कैश में रखिए। अगर नहीं है, पहले से बेच चुके हैं, मनी नाइन देख के अगर आप पहले से मिड कैप स्मॉल कैप से निकल चुके हैं, तो कैश को प्रोटेक्ट कीजिए। क्योंकि जब माहौल बदलेगा तो हमेशा ये याद रखिए कि बुल मार्केट में जब मिड कैप स्मॉल कैप पलटते हैं और पहली रैली आती है, सबसे बड़ा पैसा उसमें बनता है। लेकिन वो तब बनता है जब आपके पास पैसा बनाने के लिए पैसा बचेगा। तो ये समय है कि आप कैश पे बैठिए, और जैसे ही मिड कैप स्मॉल कैप 47,250 आए, वहां से डेड कैट बाउंस भी आएगा ना, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स 20-30% के मूव देंगे। वहां पे खोजेंगे कि किस में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, कौन पॉजिटिव अल्फा जनरेट कर रहा है, उसकी वॉच लिस्ट बनाएंगे, एक 50-60 शेयर की फोकस वॉच लिस्ट, और उनमें ब्रेकआउट्स प्ले करेंगे। तो समय अभी विपरीत है। इस समय केवल अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। अगर जिंदा रह गए तो जंग जीत जाएंगे।